हेलो, नमस्कार, प्रणाम, सुप्रभात। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मेरी सवारी निकल पड़ी है ताजमहल के लिए और मैं हूँ अभी रास्ते में। और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं ताजमहल को देखने के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं कि देखें जो अजूबा है हमारे देश में वो कैसे है और देखने में कैसे है। तो ये हम लोग आ गए हैं आगरा का जो ताजमहल है वहाँ पे, और यहाँ से हम लोग की एंट्री हुई पैदल, क्योंकि यहाँ से गाड़ी भी जाता है। लेकिन हम लोग सोचे कि गाड़ी से जाने से अच्छा है कि क्यों ना पैदल चला जाए, क्योंकि हम लोग पास समय ही समय था। और ये जो हम लोग का समय था उसको हम लोग ऐसे ही व्यर्थ कर रहे थे, बर्बाद कर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग पैदल चल के ये देख रहे थे कि अगल बगल है क्या और कैसे लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो दोनों तरफ रास्ते के बीचों बीच हम लोग चल रहे हैं, और दोनों तरफ रास्ते के अगल बगल में है पार्क, जहाँ पे झूले लगे हैं और यहाँ के जो भी लोकल लोग हैं आकर अपना एक्सरसाइज करते हैं। और इसी को चलते चलते हम लोग आ गए मेन पॉइंट पे, जहाँ पे होती है एंट्री। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें हैं बैन, क्योंकि आप अगर लेकर आ रहे हैं तो आपको बाहर ही खाकर जाना पड़ेगा। तो यही हुआ हम लोग के साथ, क्योंकि हम लोग लाए थे खाने पीने वाली चीज़ें। तो यहाँ पे जब जांच हुआ तो पता चला कि नहीं, अंदर नहीं लेके जाना है। तो मेरी बहन जो है वो सोची कि क्यों लाए हैं तो डस्टबिन में डालें, क्यों ना खा लें। तो ये बेचारी कोने में बैठे खाने लगी और हम लोग करने लगे इंतज़ार। फिर आया हम लोग का नंबर, और यहाँ पे अलाउ नहीं था कैमरा। वैसे तो सारे लोग कर ही रहे थे, लेकिन जो जांच करता थे लोग वो बोले कि कृपया अपना फ़ोन बंद करें। और मैंने थोड़े टाइम के लिए फ़ोन को बंद किया। और चलिए मैं आपको लेके चलूँगी अभी आगरा का ताजमहल दिखाने के लिए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इतनी लंबी लाइन में मैं लगी हूँ और अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए। तो जैसे तैसे मेरा नंबर आ ही गया। तो यहाँ पे होगा आपके सामान का जांच कि आप लेके जा क्या रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बैन हैं, अंदर लेके आप नहीं जा सकते हैं। और ये देखिए खाते हुए निकली है, जो डस्टबिन में नहीं डाली, बोली कि नहीं पैसा क्यों बर्बाद करें, जो लेकर आए हैं उसको खा के जाएंगे, पेट में डाल के जाएंगे। और ये खाने पीने के चक्कर में हो गए थोड़ा हम लोग 5-10 मिनट लेट। और यहाँ से आपका सफ़र जारी है ताजमहल के लिए। वैसे पैदल काफ़ी चलना पड़ेगा, और ये मेन गेट से एंट्री है आपका। वैसे तो कई दरवाजे हैं। तो चलिए मैं आपको थोड़ा इस ताजमहल के बारे में जानकारी दे दूं, क्योंकि ये तो है हमारी धरोहर और इसके बारे में जानना बताना तो मेरा फ़र्ज़ है। और वैसे तो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे कि ताजमहल देखेंगे, और देख के हम लोग को खुशी भी हुई। फिर वैसे मैं बता दूं कि चलिए मैं बता ही देती हूँ कि यहाँ का जो मेरा घूमने हम लोग का आने का वो था, सिर्फ ये देखना था कि ताजमहल दिखता कैसे। वैसे तो हम लोग फ़ोटो और इतिहास में बहुत देखे हैं और पढ़े भी हैं, लेकिन जो करीब से देखना था उसका जो एक फीलिंग होता है वो मैं आज शेयर करूँगी आप लोग के साथ में। तो मैं आपको बता दूं कि पहले ही हमारे जो टेम्पो वाले भैया थे वो बता दिए थे कि अंदर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो अभी खुलता नहीं है। और जो वहाँ पे कब्र है, और वो क्या है कि डुप्लिकेट वैसे दिखाते हैं, ओरिजिनल होता है जो खुलता है वो कभी कभी। वो समय मुझे बताए थे, मुझे याद नहीं है कब खुलता है, लेकिन खुलता है। और वो बोले कि अंदर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो अंदर मत जाइएगा, आप लोग बाहर से देख लीजिएगा। और हम लोग भी सोचे कि चलिए वो वहाँ के हैं तो अच्छे ही सलाह देंगे। तो उनकी बातों को हम लोग फॉलो किए और बाहर ही बाहर घूमे। तो घूमते घूमते हम लोग देख लिए पूरा ताजमहल। लेकिन आप लोगों को मैं बताऊंगी इसके बारे में कि ताजमहल का क्या, वैसे तो सबको पता है, लेकिन मैं थोड़ी बहुत जानकारी दूंगी आप लोगों को। तो सबको पता है कि जो हमारा ताजमहल है वो हमारे भारत देश में है, और भारत देश के एक उत्तर प्रदेश राज्य के जो आगरा शहर है उसमें स्थित है, और वो भी यमुना नदी के दाहिने तट पर। तो जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे यमुना जी कैसे बहती हैं। और मैं बता दूं कि ये जो मुग़ल साम्राज्य था, उसके जो सम्राट थे, 5वें सम्राट शाहजहाँ, उनके शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था। और उनका शासनकाल चला था 1628 से 1658 ईस्वी तक। और वह अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में ये कब्र बनवाया था। वैसे ये कब्र है, और इसमें स्वयं शाहजहाँ का भी कब्र है। और ये इसकी जो चौड़ाई लंबाई जो भी जहाँ जितनी ये इसका परिसर है वो फैला हुआ, अगर इसका बात करें तो ये 42 एकड़ में फैला हुआ है।
और जिसमें एक शामिल है मस्जिद और गेस्ट हाउस, और यहाँ एक उद्यान भी है जो कंगनीदार दीवार से घिरा है। तो ये आप देख सकते हैं कि मतलब कैसे ये यहाँ पे फैला हुआ है और कि बहुत ही बड़ा है। वैसे अगर ताजमहल की ऊंचाई की बात करें तो 73 मीटर है, यानी कि 240 फीट है। और इसका जो बनाने में समय लगा उसको मैं बता दूं कि 1631 में इसका निर्माण कार्य चालू हुआ और 1653 ईस्वी में जाके ये बना। तो बनाने के लिए जो मतलब बनाया गया, मुमताज़ महल जो है उनके लिए बनाया गया, सबको पता है। और इसके वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी, और इसका जो स्थापत्य कला है वो है मुग़ल वास्तुकला। और इसका जो शासी निकाय है संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है ये। ताजमहल को बनाने में जितनी लागत लगी मतलब उस समय में, तो लगभग ये 5 मिलियन थी, जो 2023 में अगर इसकी बात की जाए तो 35 बिलियन मतलब हम बोल सकते हैं कि लगा होगा उस समय। भवन परिसर में इंडो इस्लामिक और मुग़ल वास्तुकला की डिजाइन परंपराएं शामिल है। इसमें विभिन्न आकृतियां और प्रतीकों के उपयोग के साथ सममित निर्माण का उपयोग किया गया है, जबकि मकबरा अर्ध कीमती पत्थरों से जड़े सफ़ेद संगमरमर से बना है। परिसर में अन्य इमारतों के लिए लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया था, जो उस समय की मुग़ल युग की इमारतों के समान था। निर्माण परियोजना में सम्राट के दरबारी वास्तुकला उस्ताद अहमद लाहौरी के नेतृत्व में वास्तुकारों के एक बोर्ड के मार्गदर्शन में 20,000 से अधिक श्रमिकों और कारीगरों को रोजगार मिला, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ताजमहल को अगर विश्व धरोहर के रूप में अगर वर्णित करें तो ताजमहल को 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था, क्योंकि यह भारत में इस्लामी कला का रत्न और विश्व की विरासत के सार्वभौमिक रूप से प्रशंसित उत्कृष्ट कृतियों में से एक है। और ताजमहल को जो इसका वास्तुकला है वो बहुत ही आकर्षक है। और इसकी बात करें तो ये 2007 में इसे दुनिया के नए 7 अजूबों की पहल का विजेता घोषित किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि मुमताज़ महल की मृत्यु के बाद सम्राट एक असहनीय दुख में डूब गया और 1 साल से अधिक समय तक इससे बाहर नहीं आ सका। फिर उसने ताजमहल का निर्माण शुरू किया, जिसे पूरा होने में 22 साल लगे और आज यह अपनी संपूर्ण शान के साथ खड़ा है। यह दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल के निर्माण के पीछे की सच्ची कहानी है, जो कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और यहाँ पे दूर दराज से पर्यटक आते हैं इसे देखने के लिए, और इन्हीं में शामिल मैं थी, क्योंकि मुझे भी देखना था कि अपने जो देश में 7वां अजूबा है वो कैसे दिखता है। और यहाँ पे जाने के बाद से मन में बहुत खुशी हुई और देखने में भी अच्छा लगा कि कुछ तो है अपने देश में जो कि यहाँ का केंद्र बिंदु बना हुआ है और लोग इतने सारे लोग आते हैं इसे देखने के लिए। और ये है यमुना नदी, जो कि ठीक इसके दाहिने बगल में बहती हैं, तो आप देख सकते हैं। और मैं यहाँ पे घूमते हुए कम से कम 2-4 चक्कर लगाते हुए ताजमहल को, क्योंकि लगा कि फिर कब आना होगा कब नहीं, तो क्यों ना इसको थोड़ा 2-4 चक्कर लगा के ऐसे एंजॉय किया जाए। और यही मतलब कारण था कि हम लोग कई चक्कर लगा चुके थे। वैसे तो सबको पता है कि ताजमहल यमुना नदी के किनारे बना है, लेकिन कई बार यहाँ पे बाढ़ आने के बाद भी ताजमहल के पास पानी का एक बूंद तक नहीं आया है। और इसका कारण है कि इसकी इंजीनियरिंग का कमाल, कि कैसे इसको डिजाइन किया गया। तो आइए मैं बताती हूँ। शाहजहाँ ने जब ताजमहल के लिए इस स्थान को चुना था, तब यहाँ यमुना का वेग बहुत ज़्यादा था। ऐसा कहा जाता है कि उस समय यमुना नदी बिल्कुल ताज के पास से बहती थी, इसलिए ताजमहल की नींव को इस तरह से डिजाइन किया गया था जिसे पानी नुकसान न पहुंचा सके। शाहजहाँ के दरबारी इतिहासकार अब्दुल हामिद लाहौरी ने बादशाहनामा, जो कि उनका एक मतलब रचना है, उसमें उन्होंने वर्णन किया है कि मतलब जो ताजमहल नदी के तीव्र घुमाव के किनारे बना है। शाहजहाँ ने ताज के लिए जानबूझकर इस स्थान को चुना था ताकि बाढ़, तूफान और कटाव इसे नुकसान न पहुंचा सके। हालांकि बनने के तुरंत बाद इसमें दरारें भी आई थी, लेकिन औरंगजेब ने इसकी नींव का काम दोबारा कराया और इसमें लकड़ी की नींव बनाई गई और इसके बाद चिनाई इसकी कराई गई। और मतलब अगर वैज्ञानिकों की बात की जाए कि उनकी क्या मतलब दृष्टि है ताजमहल के ऊपर, तो ताजमहल की नींव की संवेदनशीलता वैज्ञानिक आधार पर भी पुष्ट हो चुकी है। 1990 के दशक में ताज का सर्वेक्षण करने वाले IIT रुड़की के पूर्व निदेशक SC हांडा ने पुष्टि की थी कि ताज की नींव में महोगनी और
आबनुस लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। यह भीगने पर न तो सड़ती है और न ही खराब होती है। ताज की नींव की बाहर की दीवार भी लकड़ी की है, जो इसे मजबूती बनाती है। इसके अलावा ताज के पास जो यमुना का मोड़ है वह भी इसे बचाता है। दरअसल ये माना जाता है कि नदी का जहाँ मोड़ आता है वहाँ उसका वेग धीमा पड़ जाता है। नदी के पानी से ताज को बचाने के लिए नदी के आसपास 42 कुएं भी बनवाए गए थे। ताजमहल के संरक्षक सहायक प्रिंस वाजपेयी कहते हैं कि ताज का मुख्य मकबरा ऊंचे चबूतरे पर बना है। इसकी नींव की संरचना इस प्रकार की गई है कि बाढ़ का पानी इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। वह कहते हैं कि 1978 और 2010 में ताजमहल इससे ज़्यादा बाढ़ का सामना कर चुका है। बाढ़ का सामना करने के बाद से भी इसका अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है। आप लोगों को पता है कि ताजमहल जो है वो दिन में कई बार अपना रंग बदलता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना है, इसलिए जब इस पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो यह पीले रंग का हो जाता है। वही शाम होते ही यह नीले रंग का दिखाई देने लगता है। तो ये है इसका जो रंग बदलने का कारण। और इस तथ्य के बारे में आज तक कोई नहीं जानता कि मुमताज़ की मृत्यु आगरा में नहीं बल्कि बुरहानपुर में हुई थी। इसलिए ताजमहल आगरा में नहीं बल्कि बुरहानपुर में बनाना चाहिए था। बताते हैं कि पहले मकबरे के स्थल के रूप में बुरहानपुर को ही चुना गया था, लेकिन स्मारक के निर्माण के लिए यह जगह संगमरमर की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं था। इसलिए मुमताज़ के अवशेषों को आगरा ले जाया गया और वहाँ ताज का निर्माण शुरू हुआ। तो ये है इसका तथ्य। और इसमें बताया जाता है कि ताजमहल बनाने के बाद से जो मजदूर थे उनके हाथ काट दिए गए थे, ऐसा हमें बताया जाता है, सबको पता है। लेकिन इतिहासकारों के अनुसार यह कहानी पूरी तरह से झूठी है। शाहजहाँ ने कभी मजदूर के हाथ काटने का आदेश नहीं दिया था। ठीक है, और ये सारी जो मिथ्या है वो जो लोगों को भ्रमित करती है, ये झूठ है। मैं आप लोगों को बता दूं कि फरवरी के महीने में ताजमहल के मुगल बादशाह शाहजहाँ और उनकी बेगम मुमताज़ का उर्स होता है। उसी समय ताजमहल का यह रहस्यमय तहखाना खोला जाता है। तो जब भी आप लोगों को जाना हो तो फरवरी में जाइए, क्योंकि वहीं पे वो असली जो उन लोगों का कब्र का तहखाना है खोला जाता है। और उसमें जो बूंद बूंद का पानी टपकता है वही उसका राज है, और उसका पता आज तक वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए हैं कि वो पानी आता कहाँ से है। तो ये है ताजमहल के बारे में मेरे तरफ से छोटी सी जानकारी। तो मेरी जानकारी कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे अगर चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना सपोर्ट और प्यार दीजिए। तो ये है मेरा ताजमहल टूर, और आप लोग जो कि देख ही सकते हैं। और हम लोग यहाँ पे आके बहुत ही एंजॉय किए और बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि वैसे हम लोग का अभी यहाँ से जाना है फतेहपुर सीकरी। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मैं मिलती हूँ आपको फतेहपुर सीकरी में। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए मेरा ताजमहल का टूर। और तो चलते चलते मैं बोलूँगी आप सभी को मुझे अपना प्यार देने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद।